गुड मॉर्निंग सुयास। ओके, चलिए पहले थोड़ा देख लेते हैं कि अपना जो 2-3 पीपीटी हुई है इन्वायरमेंट की, उसमें क्या क्या बाकी है। फिर अपन थोड़ा थोड़ा आज थोड़ा खींचने का कोशिश करेंगे अपनी क्लास को। ठीक है। इस वाले में चलिए, ये 2 क्वेश्चन थे, इसमें कोई डाउट है? शायद हो गए होंगे क्योंकि मैंने मोटी कॉलम पे ऑलरेडी क्वेश्चन बताया था, है ना, कल, कि कैसे करना है, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, आज करिएगा, अगर जिन्होंने नहीं ट्राई किया हो आज ट्राई करना है ना, कि मोटी कॉलम निकाल के देखना, आंसर आना चाहिए। और ये वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एनवीपी, ये भी मैंने कल बताया था, एक ही क्वेश्चन में दोनों टाइप बताए थे। ठीक है, ये दोनों आपके होमवर्क है। अब हो जाएंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है मोटी कॉलम से। इसमें मोटी कॉलम निकालना है। ठीक है, उसके फॉर्मूला आपको पता ही है। याद आ रहा ना? इससे मोटी कॉलम निकाले थे। फिर एनवीपी अगले वाले क्वेश्चन में, इसमें तो सीधा मोटी कॉलम मल्टीप्लाई ये। ठीक है, तो फर्स्ट वाली स्लाइड में मुझे नहीं लगता अब आपको कोई डाउट रहेगा, जो पीपीटी फर्स्ट थी। सेकंड वाली देखो, ये रहा मोटी कॉलम का फॉर्मूला। मैंने आपके पीपीटी में भी ये लिख दिया है। तो आप मैं ये जब अपलोड करूंगा तो आप वहां से भी देख सकते हैं ना। इसमें भी कुछ क्वेश्चन छूटा था क्या सेकंड वाली पीपीटी में? फायर वायर तो अप्लाई के लिए हैं। ये वाला भी देख लिए हैं कि कैसे आर इक्विवेलेंट वगैरह निकालते हैं, सीरीज के में कैसे निकालोगे, पैरेलल हो तो कैसे निकालोगे, ये चीज भी हम देख चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देख चुके थे। यहाँ तक अपन यहाँ तक कल डिस्कस कर लिए थे, है ना? यहाँ तक अभी तक कोई डाउट हो तो बताओ, वरना हम आगे चालू करते हैं। चलो, ये क्वेश्चन करने का कोशिश करोगे या मैं करूं? 30 सेकेंड है आपके पास। अगर आप चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो, ये क्लास को आप है ना एज ए प्रैक्टिस भी ले सकते हो। और जो जो मैं जो ये क्लास लाइव देखता है या रिकॉर्डेड में देखता है, बट आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि आप ये जो इन्वायरमेंट जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, आप वॉल्यूम, जो वॉल्यूम आपका 2 है, वो कंप्लीट कर सकते हो साथ साथ में, जिससे कि आपको बर्डन नहीं रहेगा, पेपर में बहुत ज्यादा दिन नहीं रहे हैं, है ना। आपका एनएमडीसी का शायद अगले महीने ही है, और माइनिंग ऑफिसर राजस्थान वाला 3 महीने 4 महीने ही बचे हैं, और सीटें बहुत कम है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखें, करना चाहोगे? 15 सेकेंड और रुकूंगा मैं, करो। चलो, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। द इवेसिव चिमनी ऑफ द फैन हैज द एरिया ऑफ 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड द 14 मीटर स्क्वायर एट अ आउटलेट। द कैलकुलेट द WG ड्यू टू द इनवर्सेस व्हेन द आउटपुट इज 6000। कह रहा है कि जब आउटपुट 6000 होगा उस समय आपको ये गोज निकालना है।
वाटर गेज निकालना है, ठीक है, मैं निकालूं? ठीक है, पहला अपन को क्या दे रखा है, पहला अपन को यहाँ पे एरिया दे रखा है, ठीक है, और वाटर ये क्या बोलते हैं अपने को, आउटपुट, फैन की आउटपुट दे रखी है, तो वेलोसिटी निकाल लोगे ना। सो वेलोसिटी, वेलोसिटी एट द बेस, बेस पे कितना वेलोसिटी होगा, मान लो उसको v1 मान लेता हूं, तो आपकी एयर फ्लो क्वांटिटी कितनी जा रही है, 6000, और आपका एरिया कितना है, 4। ये पर मिनट है, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं सेकंड में, तो ये 60 से डिवाइड कर दूंगा मैं, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 125, तो 25 मीटर पर मिनट आ जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? देखो ये वाली क्वांटिटी किस में थी, ये वाली क्वांटिटी मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। अब नीचे आपने एरिया डाल रहे हो तो मीटर स्क्वायर है, ठीक है, आपको मीटर मिनट में नहीं चाहिए, सेकंड में चाहिए, तो इसको सेकंड में बदल दो और नीचे डिवाइड कर दोगे 60 का, ठीक है, और मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब हट जाएगा तो ऊपर बचा मीटर, नीचे बटा सेकंड, समझे, 25 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी और एट द बेस निकल गया। फिर एयर वेलोसिटी, ये भी एयर वेलोसिटी है, एयर वेलोसिटी एट द आउटलेट, आउटलेट के वहां V2 मान लो, वहां का एरिया कितना दे रखा है, 14, तो 6000 डिवाइडेड बाय 14, सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 60 का डिवाइड कर देंगे, तो 100, अब इसमें डिवाइड करोगे 14 का तो ये आएगा 7, 17, 17, 14, तो मीटर पर सेकंड। तो यहां से V1 और V2 निकाला आपने, एयर वेलोसिटी एट द आउटलेट। अब प्रेशर गेन कैसे निकालते हो, पहले तो आपको प्रेशर पता होना चाहिए, कैसे निकालते हो, प्रेशर क्या होता है, वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2g, ये अपन को फॉर्मूला पता है। तो अगर अपन को गेन इन प्रेशर निकालना है, गेन इन प्रेशर, गेन इन प्रेशर कैसे निकालोगे, V1 स्क्वायर बाई 2g माइनस V2 स्क्वायर बाई 2g। V1 कितना आया था, 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी 9.8 माइनस 7.14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। यहां तक कोई डाउट नहीं? अब इस जगह मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, है ना, देखो अगर थोड़ा आपको कैलकुलेशन है सिखा सकता था मैंने, एक एक ओरे में बहुत सिखाई थी यार, है ना, यहाँ क्या है कि उतना टाइम है नहीं अपने पास, अपन को पूरी किताब खत्म करनी है। चलो थोड़ा बहुत तो बताता ही हूं मैं। देखो कभी भी है ना, अगर आपको लिखा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टाइप से लिखा हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक बार प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो अभी वाले वाले क्वेश्चन में क्या था, 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8 माइनस 7.14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8, इन दोनों का बेस सेम है तो ये तो बाहर निकल गया, 2 इंटू 9.8, अंदर क्या बचा, 25 स्क्वायर माइनस 7.14 का स्क्वायर। देखो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस करोगे तो कितना आएगा 32.14, और माइनस करोगे तो उससे तो और आपकी कैलकुलेशन बढ़ रही है, तो वैसे नहीं करेंगे, है ना। कुल मिला के ये वाली ट्रिक है, बहुत बहुत ज्यादा काम में आती है ये वाली, कि बहुत बार क्या होता है ये जीरो के आसपास बन जाता है, कैलकुलेशन करना इजी रहता है। 1/2 इंटू इसको अप्रोक्स 10 ले लो तो ये 20 आ जाएगा, इसको 7 लेके देखो, क्या 7 लेके देखता हूं मैं, देखे तो 25 7, 25 7
32, 25 में से 7 गया तो 18। अप्रोक्स करके देखता हूँ ना मैं, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके देखता हूँ। दोनों 9, 30, 27, तो 27 में थोड़ा कुछ आसपास, अगर ऑप्शन बेस से होते तो अपना काम बन जाता है। 27 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो अब यहाँ क्या ऑप्शन 25 और 35 इन दोनों में से ही होगा, है ना। ये ऑप्शन तो हटा ही सकते हो। तो या तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो। यहाँ मैंने क्या है, अप्रोक्सीमेशन कुछ ज्यादा ही कर दिया। यहाँ मैंने थोड़ा बढ़ाया तो ये वैल्यू कम होगी। ठीक है, वैल्यू आपकी बट ज्यादा होनी चाहिए, जो भी आंसर आएगा वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आपने कम किया, मतलब ज्यादा होना चाहिए। तो ये 27 से ज्यादा ही आंसर आएगा। तो आंसर तो ये 35 होगा, मेरे को तो पता है ना। कैलकुलेशन अगर आपने अप्रोक्सीमेशन कैसे किया है, उससे भी आंसर अगर आपने सही से किया है तो पता लग जाता है कि कौन सा आंसर हो सकता है। मैंने यहाँ क्या किया, पहले कभी भी जैसे मान लो अंश और ये हर है। माइनिंग ज्ञान एज इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहां गेट, माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग सरदार, ओवरमेन, डीजीएमएस फर्स्ट क्लास, डीजीएमएस सेकंड क्लास, माइन मैट, ब्लास्टर जैसे सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। यदि आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माइनिंग ज्ञान, और गेट के अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर में इंडिया के टॉप क्लास फैकल्टी मेंबर्स डेली के लाइव क्लास कंडक्ट करते हैं, जिसका रिकॉर्डिंग हर क्लास के बाद आपको मिल जाया करता है। न सिर्फ लाइव क्लास बल्कि स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट भी आपको ऐप के अंदर में ही मिल जाता है। अलग अलग कोर्स के लिए माइनिंग ज्ञान का अलग अलग बुक भी अवेलेबल है, जो आपको कोरियर के माध्यम से भेजा जाता है। मतलब आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती है, सब कुछ माइनिंग ज्ञान ऐप के अंदर मिल जाता है। तो आप भी यदि माइनिंग ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं और माइनिंग ज्ञान से जुड़ करके अपने प्रिपरेशन को बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए माइनिंग ज्ञान ऐप को गेट एग्जाम की तैयारी के लिए, जबकि माइनिंग ज्ञान 2.0 ऐप को गेट के अलावा बाकी सारे माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। अगर आपने हर को बड़ा कर रहे हो तो टोटल वैल्यू कम होगी, है ना। तो मतलब आपका आंसर तो बड़ा था बट कम होगा। तो इसमें जोड़ोगे कुछ कुछ ज्यादा ही आएगा, जो आंसर आएगा उससे ज्यादा ही आंसर रखना है अपन को। अगर आपने अंश को कम कर रहे हो तो भी ये प्लस कुछ ज्यादा ही रखना है। तो यहाँ अपन दोनों चीजें करे थे, इसको भी कम करे थे, इसको भी कम करे थे। ठीक है, समझे। वरना अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लो यार यहां से। इस जगह से अप्रोक्स, मतलब अप्रोक्स क्या, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है तो ये आएगी 29.287। अच्छा देखो 27 आया ना अपना, 27, ये 29 के आसपास है। अब इसमें वो डेंसिटी से भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये आया, क्या आया, ऐप। देखो इस तो थोड़ा मैं बोलने में चूक गया हूँ, आपको कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा हो गई होगी। मैं एक बार वापस बता देता हूँ यहाँ से। देखो यहां तक कोई डाउट मुझे नहीं लगता आपको होगा। ठीक है, ठीक है, ये लॉजिक समझ रहे हो आप। मैं अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको। ए माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों हर में जो चीज है, मतलब बेस में जो चीज है वो सेम है, तो इसको तो बाहर निकालो। 2 × 9.8। ठीक है, अंदर क्या बचा, 25 स्क्वायर माइनस 7.14 स्क्वायर। ठीक है, अब मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाता हूँ। अप्रोक्सीमेशन थोड़ा ही लगाते हैं ना, बहुत ज्यादा नहीं लगाते। ऐसा नहीं कि 9.8 को आप 9 बना दो। अपन जीरो, जहां जीरो, जैसे 9.8 को आप 10 बनाना चाहोगे, 9.8 को आप 100 बनाना चाहोगे ना, जीरो बनाना चाह रहे हो, वैसा वाला अप्रोक्सीमेशन करते हैं। तो इसको अपन 9.8 को आप 10 मान लो, तो 2 × 10 यानी कि 20। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको 25 रहने दो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी, इसको आप 7 ले लो। ठीक है, 1/20, एक बार प्लस एक बार माइनस। एक बार प्लस किया तो क्या आएगा, 32। एक बार माइनस किया तो कितना आएगा, 18। ठीक है, अब ये तो गुणा करना इजी है। 18×2 36, 3, 18×36 54, 54, 3
57 डिवाइडेड बाई 20। और एक्सप्रोक्सीमेशन करना चाहो तो ये आएगा 580 के आसपास ले लो। 20, दो एकम दो, दो दुआ 4, एक दो नाम 18, लगभग 29। इतना एग्जैक्ट आ गया अपना, 29 आया। ठीक है, ये 20 आया। 29 किस में आया? ये आया हेड ऑफ एयर। आपको क्या चाहिए? एमएम ऑफ एच, एमएम ऑफ डब्ल्यू जी, है ना, इसमें चाहिए। या फिर इसी की अदर यूनिट है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो भी आया उसको आपको इसकी इससे गुणा करना पड़ेगा। 29 मल्टीप्लाई 1.2 होता है, इससे गुणा करना पड़ेगा। ये आपका डेंसिटी है। ठीक है, दे नहीं रखा है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो जब भी आप 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा लगभग 30 के आसपास, 35 समथिंग, है ना। मैं बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन बताता रहूंगा, जिससे कि आपको कैलकुलेशन करना आसान रहे। जैसे एक दो अप्रोक्सीमेशन और बताऊं क्या? जैसे देखो, आपको कभी स्क्वायर करना हो, जैसे कोई चीज 100 के आसपास है, जैसे मान लो आपको कभी 101 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 101 का स्क्वायर करना, तो क्या करोगे आप? 101 तो रखोगे, कितना ज्यादा है ये 100 से? 01, वो 01 का स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा आंसर 10201। और ऐसे मान लो 104 का करना है, तो ये कितना ज्यादा है? 104, 04 ज्यादा है, 04 का स्क्वायर कर दोगे, ये कितना आएगा? 10816। मान लो आपको 103 का करना है, तो कितना आ जाएगा? 103 प्लस 03 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 106। यह कितना आ जाएगा? 09। ठीक है, अगर उल्टा चलो, अब मान लो आपको 97 का करना है, तो ये क्या आ जाएगा? 100 से कितना कम है उतना और कम कर देंगे, 03 कम है, 03 का स्क्वायर, तो ये आएगा 9409। अगर मान लो 98 का करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 96 कितना? 98 माइनस 02 कम है, 02 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9604। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलो, इस वाले क्वेश्चन को करो। A district of an underground mines in the ventilated by the 40 meters cube per second. Water goes across the district is 30 mm. If the quantity has to be reduced to 25 meter cube per second by the installing the regulator in the return of the district, calculate the size of the regulator. पहले तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको साइज ऑफ द रेगुलेटर पता होनी चाहिए। साइज ऑफ द रेगुलेटर, साइज ऑफ द रेगुलेटर क्या होगा? 0.38 ऐसे कुछ था, 0.385 होगा शायद, 5 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर। आर मतलब रेजिस्टेंस ऑफ रेगुलेटर। ठीक है, तो आपको रेजिस्टेंस ऑफ रेगुलेटर चाहिए। अगर वो पता है तो आप उसकी साइज ऑफ रेगुलेटर निकाल सकते हो। ठीक है, साइज निकाल सकते हो। तो पहले रेजिस्टेंस, रेगुलेटर का रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए, है ना। हाँ हाँ, स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा वो। 30 सेकेंड है, आप ट्राई करो इसको, अगर आता है तो, नहीं आता है तो मैं तो हुई बताने के लिए।
चलो इस वाले में क्या करना है आपको, पहले रेजिस्टेंस ऑफ रेगुलेटर तो छोड़ो, है ना, वो निकालेंगे कैसे। ये कह रहा है कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है, मान लो ये डिस्ट्रिक्ट है ना, कह रहा है कि इससे 40 मीटर क्यूब पर सेकंड हवा जा रही है, ठीक है। कह रहा है कि क्वांटिटी रिड्यूस होकर 25 मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाती है, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा देते हो। तो रिड्यूस क्यों हुई, क्योंकि रेगुलेटर का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है जिसको, जो आपकी हवा को पार करना नहीं देता है, रोकता है ना। तो इसी वजह से वो 40 से रिड्यूस होके 25 पे आई। इतना क्लियर हुआ। तो मतलब कि अगर मैं पहले वाले से रेजिस्टेंस निकाल लूं और दूसरे वाले रेजिस्टेंस निकाल लूं, उन दोनों का जो अंतर होगा वही रेगुलेटर का रेजिस्टेंस होगा। ये चीज समझ में आया? ओके। P इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, ये आपको पता है सबको फॉर्मूला, ठीक है। प्रेशर बराबर रेजिस्टेंस क्वांटिटी का स्क्वायर। तो पहले R1 निकालूंगा मैं, R1 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, R1 P बाई क्वांटिटी का स्क्वायर, ठीक है। दूसरी बार R2 निकालूंगा तो वो हो जाएगा प्रेशर बाई क्वांटिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस 1 निकालेंगे, 30 आपका प्रेशर था और क्वांटिटी कितनी थी, 40 स्क्वायर। रेजिस्टेंस 2 निकाल रहे हैं, अब क्वांटिटी हो गई 25, सॉरी प्रेशर तो आपका 30 था, क्वांटिटी हो गई 25 का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। अब आपका क्या होगा, डिफरेंस इन द रेजिस्टेंस, देयर विल बी डिफरेंस इन रेजिस्टेंस। वो मान लो R, वही आपका रेगुलेटर का रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। वो क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1, 30/25 का स्क्वायर माइनस 30/40 का स्क्वायर। तो 30 कॉमन ले लिया मैंने, तो 1/25 का स्क्वायर माइनस 1/40 का स्क्वायर। फोर्टी स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 स्क्वायर इंटू 40 स्क्वायर इंटू 30। एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस किया तो 40/65 इंटू, एक बार माइनस किया तो 15 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25 इंटू 40 इंटू 40, ठीक है। 5 तेरी 15, 5 में 25, 5 एकम 5, 5 में 25, 5 तेरी 15, 5 में 25, 3 3 9, 9 3 27 डिवाइडेड बाई 5 चौक 20 इंटू 4। अपने को रेजिस्टेंस तो पता चल जाएगा रेगुलेटर का, 27/20 इंटू 4 यानी 20 चौक 80। ये अपने को रेजिस्टेंस मिल गया रेगुलेटर का। अब यहां से आपको साइज ऑफ रेगुलेटर निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा,
0.385 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 27/80। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर लेना यार। आपको मेन है ना, मान लो मेथड पता होना चाहिए ना, मेथड तो आना चाहिए सोल्व कैसे करते हैं, फिर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये से जनरली गेट में पूछता है क्योंकि वो कैलकुलेटर भी आपको प्रोवाइड कराता है ना। अगला क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ, उसका आंसर बता दूंगा यार। कैलकुलेटर यूज कर लेना, इसका आंसर आएगा 2.22 है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। 34 बोल रहा है द क्वांटिटी ऑफ द एयर, the quantity of the air going down the downcast district, DC मतलब downcast district in 850 मीटर क्यूब पर मिनट, the surface ventilator develop water goes 45 mm, when the ventilator is stopped the air going down the shaft का 280 मीटर क्यूब पर मिनट। समझ में आया कुछ? कह रहा है कि पहले एक वेंटिलेटर चल रहा था, तो वेंटिलेटर चल रहा होगा तो एक एयर का प्रेशर होगा एनवीपी, प्लस कुछ अलग से प्रेशर डेवलप हो रहा होगा फैन के द्वारा। फिर जब आप बंद करोगे फैन को तो ये तो बंद हो जाएगा, बट केवल एनवीपी बचेगा। समझे? तो ऐसी दो इक्वेशन बनेगी, एक और दो, उनमें से आप एक चीज निकाल सकते हैं। करो इसको, क्वेश्चन को, 30 सेकेंड है आपके पास। बताओ हमें, 30 सेकेंड है, करो। 20 सेकेंड बचा वैसे। द क्वांटिटी ऑफ एयर गोइंग डाउन, चलो मैं थोड़ा लिख देता हूं जब तक आप करो, आपका आंसर आना चाहिए। Q1 दे रखा आपको 850, Q2 दे रखा आपको 280, P की वैल्यू आपको यहां दे रखी है 45 mm। ठीक है, और तो कुछ चाहिए नहीं, एनवीपी आपको निकालना है। सेम वही जैसे अपन रेगुलेटर का करते हैं वैसे ही ये थोड़ा चेंज होगा। P इक्वल टू क्या होता है, RQ²। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, R क्या हो जाएगा, R बराबर होगा, फर्स्ट क्या होगा, प्रेशर तो ही है P, प्लस एनवीपी भी है। या आप ऐसा कर लो, इसको फैन का मान लो, ये छोटा वाला एनवीपी मान लो, एनवीपी ऐसे ही रहने दो, एनवीपी प्लस पी, ये फैन वाला है, एफ फैन है ना, P/Q²। तो R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा P फैन प्लस एनवीपी डिवाइडेड बाई Q²। R2 क्या हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, अब फैन बंद कर दिया है तो फैन तो जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा।
एनवीपी बचेगा डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये 1 थी, क्वांटिटी 2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लिखो, एनवीपी को एन ही लिख दूं क्या मैं, एन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी क्या था 280 का स्क्वायर, और यहां पे क्या करोगे, पी फैन जो कि दे रखा अपन को 45 प्लस एन डिवाइडेड बाय 850 का स्क्वायर। अब यहां क्या है, रेजिस्टेंस तो दोनों का सेम ही है, तो R1 और R2 तो बराबर होना चाहिए। 45n डिवाइडेड बाय 850 का स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए n डिवाइडेड बाय 280 का स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व ही करना है आपको। देखो इसमें क्या कर सकते हो आप, एक तरीका तो इसको इधर गुना करो, एक इसको इधर गुना करो, फिर उनमें से n निकाल लो। एक तरीका ये है कि इसको इससे डिवाइड करो, इसको इधर n उधर ले जाओ और फिर सोल्व कर लो। जैसे 45 डिवाइडेड बाय 850 का स्क्वायर बराबर n बाई 280 तो है ही है, माइनस n बाई 850 का स्क्वायर। यहां से n कॉमन निकल गया, ये 850 का स्क्वायर माइनस 280 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 280 का स्क्वायर इंटू 850 का स्क्वायर। तो यहां से n क्या आ जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 850 का स्क्वायर इंटू 280 का स्क्वायर इंटू 850 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 850 का स्क्वायर माइनस 280 का स्क्वायर। तो ये तो इससे कट ही गया। अब बचा ये वाली चीजें, तो आपका n क्या आ जाएगा 280 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाई 280 का स्क्वायर और 850 का स्क्वायर। इसमें भी एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, करो 280 स्क्वायर इंटू 45, एक बार जोड़ो तो 0, 8 5 13, 8 2 10 1 11, एक बार घटाओ 0, 5 में 5 2 7, 7 2 7 और ये 7 2 में से 2 गया, तो ये मल्टीप्लाई, इसको भी अलग कर लो तो 280 इधर आ गया, इसको इधर काट दो, इस 0 को इससे काट दो, अब आया है 28 इंटू 28 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 113 एंड 57। कैलकुलेटर का यूज करो, n निकलेगा लगभग 5.5 आएगा, 5.47, 5.477, 5.477 ये। इसको भी आप अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं, इसको 110 मान लो, इसको 60 मान लो, इसको 30 और इसको 30, ये 0 इससे, ये 0 इससे, अब कितना बचा 9 इंटू 45
डिवाइडेड बाय 11 इंटू 6, 6 7 42, 7 के आसपास आएगा। 7 के आसपास एक ही आंसर, नहीं नहीं, पर इसमें नहीं लगा सकते हो आप अप्रोक्सीमेशन, इतना नहीं लगा सकते हो, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, बट इसमें इतना नहीं लगाओ क्योंकि ऑप्शन पास पास है। 5.5, 6.5, 7.5 है ना। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा चलो, क्वेश्चन से तो थोड़ी बला टली। चलो थोड़ा थ्योरी वाली क्वेश्चन देख लेते हैं ना। The lag on the ignition in the term of the ignition of the CH4 is because of the, कह रहा है कि जो CH4 जो मिथेन होती है उसके टर्म में जो लेग होता है इग्निशन में, मतलब थोड़ा टाइम लगता है जलने में या थोड़ा उसमें हीट होने में, क्यों लगता है वो? क्वेश्चन विद योर आंसर, क्वेश्चन नंबर भी लिखा करो, है ना। क्यों लगता है टाइम? क्योंकि CH4 जहां रहती है वो थोड़ा खुद भी ऑब्जर्व करती है क्वांटिटी ऑफ द हीट। इट स्टार्ट डिसोसिएशन, कह रहा है कि ये जो है ना CH4 बर्न बाद में होगी, पहले वो खुद ऑब्जर्व करती है कुछ क्वांटिटी, फिर होगा। ठीक है, इसलिए उसमें थोड़ा लेग आता है इग्निशन में। अगला क्वेश्चन है, फायर डैम और द मेथेन इज जनरली फाउंड इन, कह रहा है कि जो फायर डैम और मेथेन जनरली कहाँ पाई जाती है? ये तो अपन बताए थे शुरू शुरू में, जहां जहां कार्बोनेशियस मेटल, मेटल में तो होती नहीं है, कोयला होगा, लकड़ी होगा, उस जगह होती है जहां मेथेन बन सकती है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आप मेथेन कोल माइंस में ज्यादातर पढ़ते हो, मेटल मेटल में इतना जरूरत पड़ता नहीं, इतना जगह जरूरत पड़ता ही नहीं है आपके, तो कोल माइन से ही डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 इनमें डिवाइड होती है ना। तो आज होमवर्क ये भी है कि आप जाके आज देखेंगे कि डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 को कैसे डिवाइड करा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द साइज ऑफ द कोल एंड द टोटल मीथेन गैस कंटेंट, कह रहा है कि जो कोयले का साइज है उस पे मेथेन गैस कैसे इंपैक्ट कर रही, मेथेन यानी कि CH4, ये हो गया साइज ऑफ कोल। तो साइज ऑफ कोल जैसे जैसे बढ़ेगा ना, आपका मिथेन उतना ही कम होगा, मिथेन कंटेंट जो इमिशन होता है फेस से वो कम होगा, और जैसे जैसे आपका साइज है ना वो कम होगा, वैसे वैसे CH4 बढ़ेगा। ठीक है, जितना बारीक होगा साइज, उससे मीथेन ज्यादा इमिट होगा, और जितना जितना बड़े बड़े हो गए साइज का, वैसे वैसे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द रेट ऑफ द मीथेन गैस इमिशन कैन बी एक्सप्रेस एज ए फंक्शन ऑफ, कह रहा है कि जो रेट ऑफ मीथेन है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, मीथेन गैस इमिशन किस चीज पे डिपेंड करता है? देखो, मीथेन तो निकलनी है ना, ये आपकी सरफेस है, वहां से कितना डेप्थ है उस चीज पे डिपेंड करती है, डेप्थ पे डिपेंड करती है, ना कि वहां कौन कौन सा विड्थ कितनी है, विड्थ पे नहीं करता है, विड्थ ऑफ वर्किंग पे नहीं करता है, यहाँ मेथड क्या यूज कर रहे हो उस पे नहीं करता है। ठीक है, परमेबिलिटी भी कोला, या तो डेप्थ कितनी है उस पे डिपेंड करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग
मीन्स इज एडोप्टेड टू ब्रेक द मेथेन लेयर। कह रहा है कि जो आपकी मेथेन लेयर बनती है, आपको मैं बोल रहा ना मेथेन एक्युमुलेट होती जाती है और एक लेयर फॉर्मेशन कर देती है। और ये मैं डिस्कस भी कर रहा था तो बताया था कि कैसे आप उस मेथेन लेयर को हटा सकते हो। कैसे बताओ? केवल केवल इंक्रीज एयर वेलोसिटी से ही आप हटा सकते हो क्या? क्या मेथेन प्रोब, वेंचर ब्लोइंग और वाटर पानी छिड़कने से या फिर एयर फ्लो बढ़ाने से इनसे कुछ मेथेन लेयर कम हो पाएगी क्या? आप बताओ बताओ, आंसर पहले बताओ यार। आंसर 30 सेकेंड है आपके पास, 64 में। जब भी आपके मेथेन लेयर बनता है ना, तो वेंचर ब्लोअर जो होता है ना, वो काम में आएगा। जो वेंचर ब्लोअर जो होता है कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट मेथेन एंड अदर हेजार्डस गैस फ्रॉम द एरिया ऑफ टैंक मेन ऑयल। ये तो बात फालतू की बात है, बट वेंचर ब्लोअर जो होता है ना, वो काम में आता है आपकी मेथेन लेयर को रोकने के काम में आता है। तो आपकी मेथेन लेयर को ब्रेक करने के लिए कौन सी चीज आती है? वेंचुरी ब्लोअर। As per the Indian law, the methane concentration should be the exceed. कह रहा है कि इंडिया के लॉ के हिसाब से एक तो होता है एनी पार्ट। देखो दो चीज होती है, एक तो एनी पार्ट में कितना मेथेन हो सकता है कंसेंट्रेशन ऑफ CH4, और एक जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न, और रिटर्न में कितना होना चाहिए। दोनों बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 65 66 कि एज पर द इंडियन लॉ द मेथेन कंसेंट्रेशन शुड नॉट एक्सीड, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी पार्ट में इस इतनी लिमिट से तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एनी पार्ट 1.25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसी से कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे तो कम ही होनी चाहिए मेथेन, है ना। और कोई भी रिटर्न है तो मेथेन कंसेंट्रेशन शुड नॉट एक्सीड इन द रिटर्न ऑफ वेंटिलेशन, रिटर्न ऑफ वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न में कितना होना चाहिए CH4, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बताओ। 0.75 से कम होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। फ्लेम सेफ्टी लैंप क्यों यूज होता है बताओ? CO2 डिटेक्ट करने के लिए। बताओ बताओ। या H2S, या कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो इजी क्वेश्चन है ना, ऐसे वाला तो नहीं पूछेगा। In usually testing by the flame safety lamp, the percentage of the gas present in the underground mines air is indicated। कह रहा है कि अगर मान लो अंडरग्राउंड में कोई मेथेन है, मान लो मेथेन है या सॉरी मिथेन, तो आपको फ्लेम सेफ्टी लैंप यूज करते हो ना, फ्लेम सेफ्टी FSL। तो फ्लेम सेफ्टी लैंप जब आप यूज कर रहे हो तो उसको कैसे पता करोगे कि यहाँ पे कोई गैस उसकी परमिटेबल लिमिट से पहुंची नहीं पहुंची, कैसे पता करोगे बताओ? कलर से बताओगे, लाइट से बताओगे, नेचर ऑफ द फ्यूल यूज कर रहे हो उससे बताओगे, किससे बताओगे?
हाइट ऑफ द कैप से बताओगे। कैप वो जो बत्ती होती है ना, उसकी हाइट से बताओगे कितना हो गई, कैसे होगी, क्या होगी, उससे आपको पता चलता है। बिल्कुल सही। इंटरेस्ट ले रहे हो, अच्छी बात है। अगर आता है तो आप बताइए, है ना। होगा गलत, होगा। अभी गलत जितना करोगे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि ये नॉर्मल फ्लैश एम्प्टी लैम्प कैन मेजर्ड CH4 कंसेंट्रेशन अप टू मिनिमम परसेंटेज। कह रहा है कि कब कितने कम से कम परसेंटेज को FSL पता लगा लेता है CH4 की। CH4 क्या है? मेथेन। तो मेथेन की कितनी कंसेंट्रेशन आपका FSL प्लेन सेफ्टी लैम्प पता कर सकता है, या यूज कर, मतलब नॉर्मली अपन यूज करते हैं कि इतना होगा। वो 1.5% होता है कम से कम। इस रेंज तक का आप मेथेन डिटेक्ट कर सकते हो आपके फ्लेम सेफ्टी लैम्प से। थोड़ा फ्लेम सेफ्टी लैम्प के बारे में थोड़ा देख लेते हैं ना। देखो, फ्लेम सेफ्टी लैम्प क्यों यूज करते हैं अपन? पहला तो मेथेन गैस, जो हम क्वेश्चन देखे हैं, ये तो ये शार्प डिटेक्शन ऑफ मेथेन गैस। उसके अलावा शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन गैस के लिए भी अपन यूज करते हैं। तो मेथेन और ऑक्सीजन दोनों के लिए करते हैं ना। मतलब ऑक्सीजन का भी पता लगा सकते हैं, बट मेजरली CH4 के लिए करते हैं। ये मैग्नेटिकली लॉक्ड होता है, इसमें कोई स्क्रू वगैरह नहीं होता, ये मैग्नेटिक लॉक होता है। चुंबक चुंबकीय कारण होते हैं इसके लॉकिंग के। ये मैं बताया था कि मेथेन जो होती है आपका, अगर फ्रेश है, ये आपका अगर फेस है, तो यहाँ रूप के आसपास मेथेन पाने का ज्यादा चांस होता है। तो आप जब भी आप यूज करोगे तो फीड डिवाइस फॉर टेस्टिंग मेथेन गैस क्लोज टू द रूफ। ठीक है, रूफ के आसपास आपको मेथेन मिलती है तो वहीं पे यूज करोगे आप। फ्लेम सेफ्टी लैम्प से दो प्रकार के, एक होता है एकुमुलेशन टेस्ट और एक होता है परसेंटेज टेस्ट। वेट वेट तो कुछ काम का है नहीं कि कितना भारी होता है। ये अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी बताता है। अगर मान लो फॉर द ईच 1% ऑफ द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, अगर मान लो 1% अगर आपका ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो आपके जो लैंप है उसका 30% वो लाइट कम कर देगा। तो बोल रहा है कि 1% ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, दैट मीन्स द कंसेंट्रेशन ऑफ द लाइट आउटपुट डिक्रीज बाय 30%। अगर वो फ्लेम सेफ्टी लैंप अगर
लाइट कम देने लग रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, दैट मीन्स कम हो रहा है। अगर ऑक्सीजन आपका 17 से 17.5% पहुंच गया, जबकि नॉर्मली 19% तो होना ही चाहिए इंडियन माइंस के अनुसार, वो अगर 17 17.5 पहुंच गया तो लैंप विल बी एग्जॉस्टिंग, मतलब बुझ जाएगा। 17 अगर हो गई है ऑक्सीजन 17%, 17.5%, तो वो बुझ जाएगा। ऑक्सीजन इतना तो कम से कम उसको चाहिए ही। अकुमुलेशन टेस्ट क्या होता है? अकुमुलेशन टेस्ट होता है कि अगर आप जैसे फ्लेम सेफ्टी लैंप को एक आइडल, जो अकुमुलेशन टेस्ट के लिए एक लेंथ चाहिए होती है उतनी लेके आप जाओगे, अगर वो फड़फड़ाने लगे, है ना, मान लो कि वहां जाते ही उस जिस एरिया में चेक करना वहां पे बहुत ज्यादा वो लो जो है, आपकी जो आग की लो है वो बहुत ज्यादा हिलने लग जाए, ये इसको टर्मिनोलॉजी देखनी है तो ये देख लो, ये क्या क्या अकुमुलेशन जंपिंग। अगर वो फ्लेम जंपिंग करने लगे, दैट मीन्स वहां पे CH4 कंसेंट्रेशन 3% से ज्यादा ही है, तो वहां से भाग लो। ठीक है। अगर मान लो आपका अकुमुलेशन टेस्ट है वही पॉजिटिव आ गया है, तो आपको कोई जरूरत नहीं परसेंटेज टेस्ट देखने की, परसेंटेज टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, वहां क्लियर है कि 3% से ज्यादा मीथेन पाई जा रही है। अगर आप वहां पे आपको शंका है, वहां पे फ्लेम है आपकी ज्यादा डगमगाई नहीं, दैट मीन्स अकुमुलेशन टेस्ट आपका नेगेटिव आया, तो आपको परसेंटेज टेस्ट करना है। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ सर। हाँ। क्या? हम्म। 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 पिछले साल मतलब कि 2000, इस फाइनेंशियल ईयर में सर? ठीक है सर, बताता हूँ मैं, थोड़ी देर बाद बताता हूँ, है ना? तो ठीक है। ठीक है। तो अगर मान लो अकुमुलेशन टेस्ट अगर फेल हो जाता है, तब परसेंटेज बताओगे कि 3% में, मतलब अप टू 3% कितना है, 2% है, 1.5% है, 2.5% है, तब किया जाता है परसेंटेज टेस्ट। बिलो 1.5% मेथेन गैस कैन बी हार्डली आइडेंटिफाई, कह रहा है कि अगर 1.5% से कम है मेथेन, तो आप पता लगाना बहुत कठिन है ना? द परसेंटेज ऑफ द टेस्ट, अगर परसेंटेज टेस्ट कब लगाते हो कब करते हो आप? 1.5% से 4% के बीच में मेथे पता लगाने के लिए, उसकी भी एक्यूरेसी 100% नहीं होती है, 0.25% होती है, मतलब एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा नहीं ध्यान देने का, लगभग पता लगा देता है ये भी। 4% से अगर कोई पूछ ले कि मान लो मिथेन जो है आपका फ्लेम सेफ्टी लैंप है, वो 4% से ज्यादा नहीं पता लगा पाता है, जो तो आपको आप FSL की रेंज पता चल गई ना यहाँ से, 1.5 टू 4, है ना? तो 4 से ज्यादा क्यों नहीं कर पा रहा है ये फ्लेम सेफ्टी लैंप? लेंथ होती है, जैसे 1% पे कितना होना चाहिए आपका लो का हाइट, 1.5% पे कितना होना चाहिए, 2% पे कितना होना चाहिए, 2.5% पे कितना होना चाहिए, 3% पे कितना होना चाहिए।
अगर देखो एक दो एग्जांपल बता देता हूँ, वैसे ही पढ़िएगा, वैसे ही याद करिएगा कि अगर मान लो आपका फ्लेम 4% पे पहुंच गया, तो आपकी जो फ्लेम की लेंथ है वो 20 mm हो जाएगी। ब्लू फ्लेम रहेगी, बिकेम एक्सट्रीमली क्लियर एंड हाईली सेंसिटिव टू स्लाइटली चेंज ऑफ द गैस कंटेंट। मतलब कि उसकी हाइट एक तो 20 mm हो जाएगी फ्लेम की, दूसरा ये ब्लूइश होगा, ब्लू कलर का होगा, वो सेंसिटिव होगा। अगर 3.5 रही तो आपकी जो लो की जो हाइट है वो 14.5 रहेगा। ठीक है, ऐसे बाकी को भी पढ़िएगा। ये फ्लेम सेफ्टी लैंप का अपर देखो 3 भागों में रहता है फ्लेम सेफ्टी लैंप, एक उसका टॉप, मिडिल और एक बॉटम। ये यहाँ पे बोल्ट है, ये स्प्रिंग रहती है, आयरन हेड, रेचेट। कुछ पार्ट्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखो ये नीचे है ना, ये चिमनी जो जहाँ रहती है, जिस जहां पे फ्लेम जलती है, इसके नीचे एक टैंक होता है, उसको बोलते हैं ऑयल वेसल। फिर ये ग्लास सील होता है जिससे कि बाहर ना आए, है ना। फिर एक एस्बेस्टो गास टैक होता है इसमें, जो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है। फिर एक ग्लास सिलेंडर होता है जो इसकी कवरिंग रहती है बाहर। फिर वापस एस्बेस्टो होता है जो वापस उसके मॉइस्चर वगैरह के लिए। एक इनर वायर गोज होता है, एक आउटर वायर गोज होता है, एक डबल स्किन्ड बोनेट होता है। ये बोनेट होता है ऐसा। ये आपका फ्लेम सेफ्टी लैंप इस तरह का दिखता है। ये आपका टोयर टॉप में जो इनर, यहां से एयर इनलेट होता है, यहाँ जो ऊपर है यहाँ से एयर आउटलेट होता है। ये आउटर गोज है, ये इनर गोज है, ये वाला इनर, ये आउटर गोज है। यहाँ पे एस्बेस्टो वाशर लगा होता है। ये यहाँ पे कांच होता है, बर्नर। ये बर्नर जहाँ पे फ्लेम जलती है इस जगह फ्लेम जलेगी। तो थोड़ा इसको है ना आज होमवर्क मानिए। वॉल्यूम 2 डीजे देशमुख, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो, इसे एक एक पार्ट्स को थोड़ा ध्यान से 10-15 या 1 मिनट 2 मिनट तो दीजिए एटलीस्ट, कि कौन कौन सा पार्ट्स होता है ना। एस्बेस्टो ऐसे हर मशीन के आपको देखना, एलएसडी, ड्रैग लाइन, तो उसके अगर आप ऐसे कंपोनेंट देखोगे ना, आजकल इस तरह से क्वेश्चन डीजीएमएस जो आपका फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास है वहां पे पूछ रहा है, और आपके जो गेट या फिर अदर एग्जामिनेशन है वहां पे भी पूछता है ना। तो थोड़ा ध्यान से, जैसे ये यहाँ पे मैग्नेटिक लॉक है, ये नहीं पूछेगा कहाँ होता है, बट ये पूछ लेता है कि आ, ये चीज कहाँ आपने देखी है, ये किस इक्विपमेंट या किस मशीनरी से रिलेटेड है। चलो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज बेटर टू कैरी आउट बिफोर कैप टेस्ट। तो ये तो मैं बताया था कि सबसे पहले अपन अकुमुलेशन टेस्ट करेंगे। अगर अकुमुलेशन टेस्ट में ही पॉजिटिव आया, दैट मीन्स आपको 3% से ज्यादा मेथेन है, तो वहां परसेंटेज टेस्ट वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अकुमुलेशन टेस्ट करोगे, ये कैप टेस्ट वगैरह बाद में करोगे। अगला क्वेश्चन है, नॉन कोलोजियस न्यूमोकोसिस इज कोज। थोड़ा बीमारियों के बारे में देख लेते हैं ना। चलो बीमारियों का भी मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया। पहले है ना, ये क्वेश्चन देखने से पहले हल्का फुल्का बीमारियों के बारे में देख लेते हैं। माइनर में क्या होता है, बहुत सारी डिजीज होती है, आपके डस्ट हेजार्डस भी बोल सकते हो। तो डस्ट के कारण भी बहुत सारी बीमारियां होती है, कोल्ड डस्ट के कारण भी होती है और ओबी डस्ट के कारण भी होती है।
तभी थोड़ा पैसा ज्यादा मिलता है माइनिंग में ना। एक होती है नस्टागमस। नस्टागमस प्रोनाउंस अगर मैं रोंग कर रहा हूं तो अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। नस्टागमस। इसमें क्या होता है नस्टागमस में? इसमें जो आपकी आंख है ना उसकी मसल्स और नर्वस जो होती नर्वस सेज हैं, which muscles and nervuses of the eyes affected and there is abnormal movement of the eyeball. This disease cause the work। देखो, अगर मान लो माइंस में कम लाइट है, कहते हैं ना लाइट जला के पढ़ो, वो पहले बचपन में बोलते थे, अब कहते हैं लाइट जला के काम करो। अगर आपने कम लाइट वगैरह में या इनसफिशिएंट लाइट में काम कर रहे हो, इसलिए डीजीएमएस टाइम टू टाइम निकालता है कि कौन सी जगह पे, जैसे मान लो ऑपरेटर का केबिन है तो वहां 50 लक्स का आपको लाइटिंग चाहिए। जहां पे हार्ड वर्क काम कर रहे हो, जैसे होल रोड है, वहां पे कितना चाहिए, सही 10 था, 10 लक्स। ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग डिफाइंड कर रखा है। जैसे मोटरें चल रही है वहां पे कितना, वर्कशॉप या पार्किंग है तो वहां 100 लक्स है, 100 लक्स है। फर्स्ट एड रूम में कितना है, ऐसे डिफाइंड कर रखा है। तो अगर वो उससे कम में काम कर रहा, मान लो 50 चाहिए वहां पे 10 ही है, तो रेगुलर वहां काम करता रहा तो नस्टागमस हो जाएगा, आंखों में दिक्कत आ जाएगी, आपकी मसल्स और नर्वस डिजीज हो जाएगी। उसमें क्या होता है, जैसे देखो ये सेंटर में आई बॉल है, ये वाली इधर खिसकी हुई है थोड़ी, यहाँ पे सेंटर में है, या फिर आई बॉल इधर खिसक जाएगी। आई बॉल में थोड़ा दिक्कत आता है, ये जैसे आई बॉल सेंटर में है बट ये वाली ऊपर खिसकी हुई है, या यहाँ दोनों इधर आ जाएगी, दोनों उधर चली जाएगी। ठीक है, इस तरह की बीमारी को अपन बोलते हैं नस्टागमस। ये किस तरह के लिए होती है, इनसफिशिएंट लाइटिंग होती है उस वजह से होती है। ठीक है, देखो ये आंखों में बाबू के, ये देखो ये आंखों का, तो इसमें आप इसको हॉरिजेंटल नस्टागमस बोल दोगे जिसमें हॉरिजेंटली मूवमेंट हो रहा है। वर्टिकली अगर हो रहा तो उसको वर्टिकली नस्टागमस बोल सकते हो। अगर ऐसे रोटरी वाला होता है तो उसको बोलते हैं रोटरी नस्टागमस। अगला है एक बीमारी का नाम है एनकीलोस्टोमियासिस। फिर वही बोल रहा हूं कि अगर प्रोनाउंसिएशन गलत आ रहा है तो आप अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। एनकीलोस्टोमियासिस, इसमें क्या होता है, ये बीमारी लाइक एनीमिया की तरह है या हुक हुक वॉर्म की तरह है। हुक वॉर्म सुने हो कभी? जैसे मान लो पानी आपके शरीर में कोई चला जाएगा जीवाणु, वैसा वो क्या करेगा, आपका ब्लड को सक करेगा। क्यों करेगा? आपके पास अगर मान लो कैसे घुसा, वो इन सैनिटरी कंडीशन है, जैसे नहीं होता है कि आप जाते हो रेलवे स्टेशन पे, वहां के बाथरूम बहुत गंदे हैं और आप चले गए तो वहां इन सैनिटाइज, वहां पे सैनिटरी सैनिटरी सिस्टम अच्छा नहीं है, मतलब साफ सफाई रख रखाव अच्छा नहीं है, डर्टी वाटर है। मान लो आप बहुत सारे होते हैं ना, बारिश में भीगूंगा मैं, बारिश में भीगो, बट ऐसा नहीं कि बहुत गंदी जगह में जाके वहां लौट रहे हो। वहां पे जैसे वो पुनीत कौन है, एक पगलेट है ना जो फेमस हो रखा है सोशल मीडिया पे, तो वो कहीं के कीचड़ में लेट जाता है, वैसा है, उसको बताओ ऐसा कि ऐसी बीमारी होती है भाई। देखो इस तरह से आपके वोम अंदर घुस जाएगा पैरों में, ये देखो इस तरह से, हुक वॉर्म्स लार्वे अंडर द स्किन्स। एक होती है निमकोस, निमको नियोसिस, निमको नियोसिस, निम निम न्यूमोकोनियोसिस, न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस क्या होती है, निमोनिया टाइप आ रहा है ना, तो ये लंग्स से रिलेटेड टाइप ऑफ लंग्स डिजीज। ये क्यों होती है, डस्टी इन्वायरमेंट में अगर आप ज्यादा रहते हो, आपके तो रहना ही यार, अगर कोल माइंस में वो तो ज्यादा ही है, वो मेटल माइंस हो या कोई भी हो, माइनिंग एरिया में डस्ट बहुत ज्यादा रहती है, तो उस डस्ट इन्वायरमेंट में अगर आपने सही से प्रोटेक्शन नहीं यूज किए तो ज्यादा रहा तो आपको ये नियोसिस बीमारी टाइप की हो जाएगी, जिसमें लंग्स इफेक्ट होते हैं। जैसे ये देखो, इसमें आपके फेफड़े फेफड़े गए। हाँ सर, सर पहुंचने तो दो, व्यस्त हूँ।
अब डिफरेंट टाइप ऑफ द डस्ट कोजेज द सेम टाइप ऑफ डिजीज बट कैन बी क्लासिफाइड। कह रहा है कि अलग अलग प्रकार की डस्ट जो होती है वो अलग अलग प्रकार की डिजीज कर, मतलब सेम प्रकार की, देखो डस्ट अलग हो सकती बट बीमारी एक टाइप की होती है ना। जैसे एक को बोलते हैं फिब्रोसिस प्रोड्यूस, फिब्रोसिस एक नॉन फिब्रोसिस, एक होती है टॉक्सिक प्रोड्यूस। फिब्रोसिस क्या होती है? सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। सिलिकोसिस क्या होती है? सिलिका से, अगर सिलिका से हो रही है तो उसको सिलिकोसिस बोलते हैं। नाम अलग अलग दे रखे हैं, होती एक जैसी है। सिलिका से हो रही है तो उसको सिलिकोसिस बोल दिए। एस्बेस्टोसिस किससे? सिलिकेट से और मैग्नीज, सिलिकेट और मैग्नीज से होती है तो उसको क्या बोलते हैं? एस्बेस्टोसिस। देखो सिल सिलिकोसिस, सिलिकोसिस सिलिका से, ये याद ही रखना पड़ेगा यार, सिलिका या क्वार्ट्ज। एक होता है एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस होता है सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, ये याद रखिएगा दोनों, ये दोनों ही फिब्रोसिस टाइप की है। एक होता है नॉन फिब्रोसिस, और एक होता है टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब जो मरकरी लेड इनसे होती है। अब न्यूमोकोनियोसिस में होता है जैसे ब्लैक लंग्स, सिलिकोसिस, एंथ्रोकोसिस, ऐसे और भी नाम है बट ब्लैक फार्मर्स लंग्स। अगला क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू सप्रेस द डस्ट टू द, अच्छा वो क्वेश्चन छूट गया क्या? तो अभी इसका मतलब क्या क्या? नॉन कोलोजीनियस न्यूमोकोनियोसिस बोल रहा है कि नॉन कोलोजियस न्यूमोकोनियोसिस। अरे यार मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा है, आपसे बोला जाता तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये किससे होती है? ये नॉन फिब्रोजेनिक डस्ट है। क्या है? नॉन फिब्रोजेनिक डस्ट, नॉन कोलोजियस न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है, नॉन फिब्रोजेनिक। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू सप्रेस द डस्ट टू बी एयरबोर्न अपार्ट फ्रॉम द वाटर व्हाट एल्स इज द स्प्रे और मिक्स्ड विद इट। कह रहा है कि पानी के अलावा ऐसा क्या आप उस पर छिड़क सकते हो जिससे कि आप डस्ट को सप्रेस कर सकते हो। ऐसा क्या छिड़कना चाहिए पानी के अलावा? इस पे आप कॉमन सॉल्ट छिड़क सकते हो, है ना। अगर आपको पानी की जगह या पानी को किसके साथ मिक्स कर लेना चाहिए? सॉल्ट के साथ कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डस्ट सप्रेशन बाय द वाटर हैज वन ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। कह रहा है कि अगर मान लो आपने पानी छिड़क रहे हो माइंस में, तो फायदे तो है ही है बट कुछ नुकसान भी है, वो नुकसान बताना आपको। 20 सेकेंड।
अगर आपने पानी को छिड़का तो फायदे तो ठीक है, बट नुकसान ये है कि आपके वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज द ह्यूमिडिटी इन द माइंस। अब ये आंसर भी से देखता, कॉमन सेंस से भी करना चाहो तो क्या, कोज द बेल टू स्लीप, वर्कर टेक रेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। अरे तो भाई कभी कभी वो रेस्ट लेने दो भाई लोग। ब्लास्टिंग एफिशिएंसी बिकम पुअर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द मशीन इज यूज टू क्लियर द डस्ट लेडन एयर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो डस्ट को क्लियर करता है। साइक्लोन सेपरेटर होता है वो। कौन सी मशीन होती है? साइक्लोन सेपरेटर। आपको दिखाएं कि कैसे होता है साइक्लोन सेपरेटर। Hurricanes are customized cyclones to serve different needs. My size, with the knowledge of particle agglomeration, the flow of gas that leaves the equipment, for dusts with tendency, the perfect geometry for each. ये तो अलग अलग साइज शेप का होता है, वो बता रहा था। ये देखो यहाँ से एयर गया और यहाँ इसको बहुत रोटेशन करवाया जाता है। Efficiency is maximized thanks to the clustering effect of particles. In fact, the cyclone doesn't see as many. और नीचे एक चैम्बर बना रहता है जिसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह कलेक्ट हो जाता है और फ्रेश एयर वापस बीच के पाइप से बाहर निकल जाएगी। Residence times in the cyclone and large inlet particle concentrations. Agglomeration is maximized with तो which type of the machine is used to clean the dust air? Cyclone separator. कह रहा है कि what do you mean by the gauge? एक होता है गेज प्रेशर, जानते हो आप क्या होता है गेज प्रेशर? तो बोल रहा है गेज प्रेशर क्या होता है, बताओ। 20 सेकेंड। गेज देखो, पहले आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ये पूरा का पूरा जो यहां से यहां तक है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर, अगर वैक्यूम प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर को जोड़ोगे तो आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस को अपन बोलते हैं गॉज प्रेशर। तो क्या हो गया डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये देखो एब्सोल्यूट प्रेशर ये पूरा का पूरा है एब्सोल्यूट प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना सा। तो इन दोनों के जो डिफरेंस है वो इतना सा ही आएगा। उस चीज को अपन बोल रहे हैं गॉज प्रेशर। सम ऑफ द स्टैटिक प्रेशर एंड वेलोसिटी प्रेशर। कह रहा है कि अगर स्टैटिक प्रेशर और वेलोसिटी प्रेशर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होता है। देखो ये मान लो इसमें क्या होगा, कुछ तो स्टैटिक प्रेशर होगा, कुछ होगा। चलो आज यहीं तक रखते हैं क्लास को। कल यहीं से स्टार्ट करेंगे।